मैं तुम लोगों से ये गारंटी लेता हूँ कि अगर ये वीडियो तुम लोग शिद्दत के साथ देखते हो और हर एक चीज नोट करते हो तो तुम्हें फोटोसिंथेसिस के इस टॉपिक में महारत हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। नीट में चाहे 3 क्वेश्चन आए चाहे 4, तुम लोग उसको धुआं धुआं कर दोगे, ये मेरा वादा है तुम लोगों से। हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर, योर पर्सनल मेंटर फॉर नीट from last 7 years at Engineer Education India and currently teaching biology and the founder of Engineer Education India, Sugar sir here। चलो बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर पूरा करके मैं लाया हूँ, एनसीईआरटी का पूरा हर एक मार्क करके लाया हूँ। चलो लेक्चर को चालू करते हैं। All animals including human beings depend on plants for their food। ह्यूमन बीइंग को लेकर सभी एनिमल फूड के लिए पेड़ या फिर पौधा के ऊपर डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी के पास ये क्षमता है कि सूरज के किरणों को कैप्चर करके उसको एनर्जी में कन्वर्शन करके फूड में स्टोर कर पाए उस एनर्जी को, तो उसका एकमात्र श्रेय जाता है प्लांट्स को, क्लोरोफिल को। ठीक है, हायर प्लांट हो लोअर प्लांट हो, जिसके अंदर ही क्लोरोफिल रहेगा वही ये काम कर पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि सूरज के फोटॉन्स के प्रेजेंस में फूड्स का सिंथेसिस होना, इसी को हम लोग बोलेंगे। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनना। इसी को हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। अभी हायर प्लांट का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात किया गया है। हायर प्लांट का मतलब ही है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? चलो, have you ever wondered where plants get food? Green plants in fact have to make or rather synthesize their own food, and all other organisms depend on फूड ऑन देम फॉर देयर नीड्स, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट के ऊपर ही निर्भरशील होते हैं। द ग्रीन प्लांट मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड देन नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस से ही बनाते हैं। इसीलिए इन लोगों को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्यों? ऑटोट्रॉफ्स इसीलिए क्योंकि खुद का खाना खुद बना सके। है ना, खुद का खाना खुद बना सके। चलो, तो इसीलिए हम लोग इसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। समझ में आ गया ऑटोट्रॉफ क्या है? यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इकलौता प्लांट के अंदर ही ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जो कि खुद का खाना खुद बना सकने की बनाने की प्लांट को काबिल बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्लोरोफिल प्लांट्स में पाया जाता है। इसीलिए प्लांट खुद का खाना खुद बना सकता है, इसीलिए प्लांट को ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। ठीक है, चलो, you have already learned that, okay, and all other organisms that depend on the green plants for the food are heterotrophs, यानी कि सभी, हर कोई जो कि प्लांट के ऊपर निर्भरशील है उसको हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। लेकिन सर हमें बोली कि सैप्रोफाइट जो कि डेड बॉडी के ऊपर यानी कि डिकम्पोज करके एनर्जी को लेता है, तो वो भी तो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही निर्भरशील हुआ ना। क्यों? अगर प्लांट खाना ना बनाए तो वो कहाँ से खाना लाए? ठीक है, अगर प्लांट खाना ना बनाए तो डेड बॉडी कहाँ से आएगा? अगर डेड बॉडी ना आए तो वो लोग खाएंगे क्या? ठीक है, समझ में आ गया मैंने बात में क्या बोल रहे हूँ? Green plants carry out photosynthesis, a physico-chemical process। Physico-chemical क्यों? Physical plus chemical। Physico-chemical का मतलब क्या है? Physico-chemical का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फिजिकल भी होगा, यानी कि खुद के बॉडी का पार्ट्स भी यूज करना पड़ेगा, और केमिकल्स यानी कि हॉर्मोन्स का भी यूज करना पड़ेगा, और हॉर्मोन्स का भी यूज करना पड़ेगा। मिनरल्स का भी यूज करना पड़ेगा, जो सबकी केमिकल ही है। विटामिन्स का भी यूज करना पड़ेगा,
और फिजिकल क्यों? इसके लिए लीफ, अदर पार्ट्स, ये सब भी इन्वॉल्व रहता है। ओके, इसीलिए फिजिको-केमिकल क्यों? H2O का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, CO2 का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, इसीलिए फिजिको-केमिकल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है। समझ में आ गया मेरी बात? अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑफ अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी, यानी कि सनलाइट के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजंस। किन रीजन के लिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है? इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर सभी फूड का एकमात्र सोर्स फोटोसिंथेसिस है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर, यानी कि ऑक्सीजन का भी रिलीज यहां से ही होता है। कैसे होता है? धीरे धीरे पता चलेगा। व्हाट डू वी नो? Let us trying to find out what we already know about photosynthesis, यानी कि हमें पता क्या है फोटोसिंथेसिस के बारे में। You may have done in earlier classes have shown that chlorophyll, जो कि ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ, ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। इसीलिए इसी की वजह से लीफ appears as ग्रीन, क्लोरोफिल की वजह से। लाइट एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर, यानी कि लाइट का प्रेजेंस होगा, CO2 का प्रेजेंस होगा, जो कि जिसी के लिए फोटोसिंथेसिस चालू होगा। अगर लाइट प्रेजेंट ना हो, अगर CO2 प्रेजेंट ना हो, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो, तो फोटोसिंथेसिस भी कहे कि हम भी ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? यू मे हैव कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स, यानी कि दो पत्ते में स्टार्च का फॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी देखेंगे। ए वेरीगेटेड लीफ और ए लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, यानी कि काला पेपर से, काला कागज से, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, पेपर नहीं पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू लाइट, यानी कि अगर एक पत्ते को ऐसा करो कि आधा काला पेपर से कवर कर दो और आधा लाइट के ऊपर रखो, तो काला क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, काला पूरा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कोई भी लाइट लीफ तक जा ही नहीं पाएगा, तो लीफ तक फोटॉन्स जा ही नहीं पाएगा, तो फोटॉन्स के प्रेजेंस में क्या होगा? खाना नहीं बनेगा। ठीक है, ऑन टेस्टिंग दिस लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगर स्टार्च ना बने तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस ऑकर्ड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखा जाएगा कि ये जो आधा पार्ट था, इस आधा पार्ट में हमारा फूड प्रिपेयर ही नहीं हुआ। फूड क्या होता है? स्टार्च ही तो होता है वो फूड, है ना? ये नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ जो लाइट के प्रेजेंस में था उसी पे खाना बना है। चलो, another experiment you may have carried out where a part of a leaf is enclosed in a test tube containing some KOH, यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसके प्रेजेंस में अगर तुम रख दोगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एक छोटू सा प्रॉपर्टी होता है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि एयर में जो भी CO2 होगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर CO2 नहीं होगा तो स्टार्च बनने के लिए, जो स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है? CO2 और H2O ही तो होता है, क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, तो तीनों मिला के क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। और इसी के अंदर एनर्जी कौन देता है? फोटोन देता है। ठीक है, इस बॉन्ड्स को ब्रेक करके फिर से प्रिपेयर करने का एनर्जी फोटॉन्स देता है। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं रहेगा तो खाना भी तो नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म, इसे बनाने के लिए जो भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था वो तुम लोगों ने क्या किया, वो हम लोगों ने क्या किया, KOH के वजह से उसको एब्जॉर्ब कर दिया। और अदर हाफ पार्ट अगर एयर में एक्सपोज रहोगे तो क्या होगा, जो पार्ट एयर में एक्सपोज था उसी से सिर्फ और सिर्फ स्टार्च बनेगा। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टार्च CO2 अगर नहीं होगा, यानी कि जहां पे KOH लगा हुआ होगा, जहां पे KOH लगा हुआ होगा वहां पे क्या होगा, CO2 नहीं रहेगा। CO2 नहीं रहेगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बन और ऑक्सीजन का सप्लाई पार्शियली तुम लोगों ने बंद कर दिया। क्यों, कार्बन का सप्लाई पूरा बंद किया, ऑक्सीजन तो H2O से भी आ सकता है। चलो, अभी ऑक्सीजन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे और इसी से हम लोगों का कंफर्म हुआ कि CO2 रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लगता है। तो ये तुम लोगों को याद रखना है कि किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट और कौन सा एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लगता है। ये चैप्टर VVI है नीट के लिए। नीट या फिर प्लांट फिजियोलॉजी के लिए ये चैप्टर का अगर नॉलेज पूरा ढंग का ना हो तो बहुत ही दिक्कत आ सकता है। चलो, अर्ली एक्सपेरिमेंट, अभी हम लोग अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो, अभी प्रिस्टली अंकल के बारे में थोड़ा सा सुन लो। प्रिस्टली अंकल ने क्या कहा था, जोसेफ प्रिस्टली जो कि 1733 से 1804 तक जिंदा थे, उन्होंने 1770 में एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां में उनको बोला जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये रहा, एक चूहा रखा, उसके अंदर एक पेड़ रखा, पौधा, और एक कैंडल रखा। अभी उन्होंने क्या देखा, प्रिस्टली ऑब्जर्व दैट कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज्ड स्पेस, यानी कि क्लोज्ड स्पेस में कैंडल बर्न हो रहा है। तो बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट कैन ब्रीथ, यानी कि एक बर्निंग कैंडल रखा कि ऑक्सीजन, तुम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो कोई भी रिएक्शन हो सकता है ताकि बर्न हो सके, क्योंकि O2 सपोर्ट्स बर्निंग। O2 के प्रेजेंस के अलावा बर्निंग नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक इकलौता ऐसा एटम है जिसके आउटर स्पेस में, आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं फ्लोरीन की तरह कि भाई एक ही ले लो, लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर दो और जल्दी से फटाक से रिएक्ट करके फट जाओ, ऐसा नहीं। ऑक्सीजन में क्या है, धीरज है कि भाई एक दे दो, पहले बाहर से सप्लाई करो, फिर एक दोगे तो मैं रिएक्ट करूंगा। तो बर्निंग में ये इसीलिए हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि पहले ऑक्सीजन क्या करेगा, एक रिएक्शन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर जाके ये धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, इसीलिए बर्निंग करवाता है, फट नहीं जाता फ्लोरीन की तरह कि एक ले लो फट जाओ। कैसा होता है मैं बताता हूँ। सपोज करो कि तुम्हारे एग्जाम 5 से 30 मार्क्स है, तुम्हें मिला है 29 मार्क्स। तुम टीचर के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे किसी भी करके हाफ या फिर 1 मार्क्स दे दो, नहीं तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगर टीचर दयालु हो तो तुम्हें दे देगा। लेकिन अगर तुम्हारा आया है 28 मार्क्स, तो टीचर पहले खोजेगा, 29 बनाएगा, टीचर फिर खोजेगा, 30 बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, यानी कि रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है। समझ में आया कि नहीं मेरा बात, ये मुझे बोलना जरा, ठीक है। अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन कौन सा जगह पे प्रॉब्लम है। और हाँ, एक बात, जो भी बच्चे मेंटोरशिप के लिए पूछ रहे थे, मेंटोरशिप का सीट्स लिमिटेड है, मैं बहुत जल्दी क्लोज कर दूंगा मेंटोरशिप में लेना। क्यों, क्योंकि संभाला नहीं जा रहा है। फिर भी गांडीव बैच चल रहा है मेंटोरशिप के लिए, जो कि नीट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैचेस में से एक है, जिसका पिछले 6 साल में 70% सिलेक्शन रेशियो रहा है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, 6289424918 इस नंबर पे 2999 पूरे साल का ये फीस है, यानी कि पर मंथ 250, यानी कि पर डे 8 रुपीज। ठीक है, इसको पे करना है।
तुम्हें वो लोग गाइड करेंगे जो कि अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में है जहां पे जाने का तुम लोग सपना देखते हो, या फिर जो कि खुद एक डॉक्टर है, ठीक है, वो लोग तुम्हें गाइड करेंगे। तुम लोगों का खुद का पर्सनलाइज ग्रुप बन जाएगा। 24/7 तुम लोगों को गाइडेंस मिलेगा। कौन सा टेस्ट दोगे वो तुम लोगों को दिया जाएगा। कोई भी कोचिंग की टेंशन नहीं है। कौन सा क्लास कब करना है वो भी हम लोग बताएंगे। कोई भी कोचिंग का फीस नहीं भरना है, ठीक है। ये रहा गांडी बैच, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आए कि सर एक बार में 3,000 भरा नहीं जा रहा है, उसके लिए पार्ट पेमेंट फैसिलिटीज है कि 3 बार में 1,000 रुपीज पर मंथ में तुम्हें ये देना है, यानी कि 3 महीने के अंदर पेमेंट कंप्लीट करना ही करना है। तो ये पार्ट पेमेंट फैसिलिटीज आर अवेलेबल। मैंने ये इंडिया के बच्चों के लिए किया है ताकि तुम लोगों को सुविधाएं मिल सके, और वो भी किससे, डॉक्टर से, ठीक है। चलो, और वुड बी डॉक्टर से जो कि तुम्हें अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। चलो, और क्या करना है। पेमेंट करने के बाद सर हम लोग पेमेंट कर दे तो 8583099293 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके रखना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। इसके विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर तुम लोगों के पास कॉल जाएगा, और तुम लोगों के रिगार्डिंग कि तुम लोगों को कैसा ग्रुप चाहिए वैसा ग्रुप मेंटर तुम लोगों को अलॉट होगा, वैसा ग्रुप मेंटर अलॉट, ठीक है। चलो, अभी हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये क्यों किया है सर आपने, ये बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। हम लोग पर डे का 8 रुपया चार्ज कर रहे हैं बबुआ, वो भी 24 आवर्स का 8 रुपया। एक डॉक्टर, एक एमबीबीएस स्टूडेंट का जो कि टीचर्स भी रह चुका है 6-7 ईयर्स से, 4-5 ईयर्स से, वो लोग अपना एक्सपीरियंस तुम्हें दे रहे हैं मात्र दिन का 8 रुपए में, जो कि एक डॉक्टर का फीस ही होता है 500 रुपीज, समझ लो। क्यों ये मैंने क्यों लॉन्च किया है, ये हम लोगों ने क्यों लॉन्च किया है, इसलिए लॉन्च किया है ताकि जब हम लोग स्टूडेंट थे हम लोग को गाइडेंस नहीं मिला था, तो इसीलिए चाहते हैं कि जो लूटपाट मेंटोरशिप के नाम पे मच रहा है वो ना मचे, और तुम लोग सेफली नीट में 670 से लेके 690 तक का स्कोर, इतना भी गारंटी में देता हूं कि इतना स्कोर करना पॉसिबल है। बाकी का स्कोर तुम लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। 700 720 वो तुम लोगों के लक के ऊपर और कुछ तुम लोगों के इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। 690 तक तुम लोग कह सकते हो कि अच्छा मैं सेफ गेम खेल सकता हूँ, ये हार्ड वर्क है। और बाकी सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जिसको पता होता है वो, जिसको मालूम है वो जानता है कि पैरासिम्पैथेटिक काम कैसे करता है। जिसको नहीं पता है वो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है कि हाउ टू रिज्यूम स्टडी, वो वीडियो देख लो। और द पावर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नाम का एक वीडियो मैं बताने जा रहा हूं बहुत जल्दी, तो वो वीडियो तुम लोग देख सकते हो। ओके, चलो अभी हम लोग जल्दी से लेके लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रिस्टली ने क्या किया था, वही बेल्जर एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने ये देखा कि प्रिस्टली ने ये देखा कि अगर ये प्लान्ड ना हो तो इसके अंदर धीरे धीरे ये भी बुझ जाएगा और ये बेचारा चूहा भी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेचारा ऑक्सीजन छोड़ता है और इसी ऑक्सीजन हेल्प करता है इसको जलने में और ये चूहे को धीरे 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 बचने में। चूहा क्या देता है? CO2, और ये भी क्या देगा? CO2। तो ये दोनों प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा और उसी की वजह से वो लोग बचे रहेंगे, जिंदा रहेंगे। तो प्लांट्स रिस्टोर, पिछली का हाइपोथेसिस क्या था? Plants restore the air, whatever breathing animals and burning candles remove। यानी कि breathing animal और burning candle जो भी चीज ले रहा है, क्या ले रहा था? O2 ले रहा था, O2 ले रहा था, ठीक है। O2 ले रहा था, O2 रिमूव कर रहा था, जो कि प्लांट दे रहा था। प्लांट क्या दे रहा था? O2 दे रहा था। अभी सर ये कैसे CO2 बना रहा है? एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। ये बेचारा किस चीज का बना हुआ है? कार्बन का। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल। वैक्स क्या होता है भाई? किससे बना हुआ होता है? समझ में आ गया मेरी बात? चलो, यूजिंग ए सिमिलर सेटअप one used by Priestley, by placing it once in dark and once in sunlight,
जैन इंजेनहाउस ने ये किया था कि एक बार इस सेटअप को सनलाइट में रख दिया, एक बार इस सेटअप को डार्क में रख दिया, तो उन्होंने ये पाया कि सनलाइट एसेंशियल होता है प्लांट को अगर O2 बनाना हो तो। क्यों? फोटॉन्स नहीं मिलेगा, तो क्लोरोफिल किसके प्रेजेंस में? खाना बनाएंगे, फूड, और फूड का ही तो बाई प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, नहीं बाई प्रोडक्ट नहीं होता, फूड होता है कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ बनता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है बाई प्रोडक्ट, वही बाई प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं या फिर उसी से ही कैंडल जलता है। तो अगर ये ना हो, अगर फोटोन ना हो तो ऑक्सीजन भी ना हो, फोटोन ना हो तो फूड ना हो, फूड ना हो तो ऑक्सीजन भी ना हो, ऑक्सीजन ना हो तो O2 ना हो, O2 ना हो तो ये चीज ना चले। समझ में आ गया? तो सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फाउल्ड बाय द बर्निंग कैंडल्स। यानी कि उन्होंने कहा था कि एयर को गंदा कर रहा है क्या? बर्निंग कैंडल एयर को गंदा कर रहा है भाई, गंदा कर दिया पूरा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छिड़का दिया। ठीक है। Ingenhouse, in an elegant experiment with an aquatic plant, shows that in bright sunlight, small bubbles were formed around the green plants। यानी कि green plants के अराउंड में, ग्रीन प्लांट्स के अराउंड में क्या फॉर्म होता है? बबल फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट वाटर में सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? O2 बनाएगा, फूड बनाएगा प्लस O2 बनाएगा। ठीक है। O2 ही पानी में बबल के फॉर्म में निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और डार्क में ये नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है? क्योंकि डार्क में प्लांट भी CO2 बनाता है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? याद रखना है ये सब चीजें। CO2 कौन से फॉर्म में आता है सब कुछ पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। हेंस ही शोड फोटोसिंथेसिस धुआं धुआं करवा दूंगा, फोटोसिंथेसिस धुआं धुआं करवा दूंगा। ठीक है, चलो ओके। लेटर ही डिड आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑक्सीजन, यानी कि बाद में ये पाया गया कि ये ऑक्सीजन का बबल है। Hence he showed that it is only the green part of the plant that could release oxygen, यानी कि green part ही ऑक्सीजन बनाता है मेरे दोस्त। It was not until about 1854 that Julian von Sachs 1854 में उन्होंने एक क्या किया था? एक टेस्ट किया था for the production of glucose when plant grow। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, यानी कि प्लांट लोग क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है। देखो इसमें कार्ब है, O है और हाइड्रोजन भी है। कार्ब यानी कार्बन, O यानी ऑक्सीजन, H यानी हाइड्रोजन। तो ग्लूकोज बनाएगा जब प्लांट ग्रो करेगा। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। His later studies showed that the green substance in plants, chlorophyll as we know it now, is located in special bodies। यानी कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और यही तभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आविष्कार ना होने के कारण स्पेशल बॉडी बोला गया था, स्पेशल बॉडी बोला गया था। ठीक है। लेटर called chloroplast within the plant cell, he found that green parts in plants where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch। Now consider the interesting example done by T.W. Engelmann। अभी इंगलमैन साहब ने क्या किया था? इंगलमैन साहब ने क्या किया था मेरे भाई? क्या किया तेने इंगलमैन? एक प्रिज्म लिया, उसके अंदर क्या किया? व्हाइट लाइट को प्रिज्म के प्रेजेंस में ऐसे ऐसे करके डेविएट करवा के 7 रंग यानी कि विबग्योर बना दिया। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसको बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 रंग बना दिया और उसके अंदर ग्रीन एल्गा में फेंका। ग्रीन एल्गा में फेंका। क्यों फेंका? कौन सा रंग इसमें से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है ये देखने के लिए फेंका। क्लेडोफोरा में फेंका। प्लेस्ड इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि एक एरोबिक बैक्टीरिया था, नाम तुम लोगों को नहीं जानना है इसलिए मैं बोलूंगा भी नहीं। एक एरोबिक बैक्टीरिया था, उसके अंदर इस क्लेडोफोरा का एक सस्पेंशन लिया कि सस्पेंडेड क्लेडोफोरा, यानी कि लिक्विड के अंदर क्लेडोफोरा गिरा हुआ है, सस्पेंडेड है, उसको मिक्स किया और ऐसे प्रिज्म से फेंका। ये है प्रिज्म, ये है प्रिज्म। ओके,
ये है प्रिज्म। चलो, और ये क्या है? व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, ठीक है, ओके। तो द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ O2 एवोल्यूशन, यानी कि कौन से पार्ट से भाई लाइट तो जा रहा है, सातों लाइट में डिवाइड हो गया है, तो लाइट में कौन से पार्ट से ऐसे 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 लाइट का बीम हो गया है ना, व्हाइट लाइट आया, 7 लाइट अलग अलग हो गया, तो एक एक लाइट का बीम बन गया ऐसे, तो उस बीम में से कौन से लाइट में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो O2 ज्यादा रिलीज होगा, इसलिए बैक्टीरिया लिया था। क्योंकि बैक्टीरिया भी तो भाई खाना बनाता है, उसके अंदर भी तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो एरोबिक बैक्टीरिया इसीलिए बोला गया कि एनारोबिक नहीं, एरोबिक, जो कि सॉरी खाना नहीं बनाएगा, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रीथ करेगा, जो कि ऑक्सीजन लेके खुद का एनर्जी बनाएगा, तो ऑक्सीजन ले रहा है ज्यादा, तो इसीलिए बबल ऐसे करके उठ रहा है, ठीक है। जहां पे देखो क्यों लिया गया था, सॉरी क्लोरोप्लास्ट मतलब ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं था, देख लो यहाँ पे, ये आ गया व्हाइट लाइट, रुक जाओ मुझे थोड़ा सा बोर्ड में बनाने दो, हाँ, ये आ गया व्हाइट लाइट, ऐसे बन गया 7 रंग, और ये आ गया सस्पेंशन, ठीक है। अभी ये 7 रंग में से कौन सा रीजियन ऐसा है, कौन सा रीजियन ऐसा है यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के आसपास जमा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उन लोगों, वो तो एरोबिक है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो ब्रीदिंग करेगा, तो वहां पे ही तो इकट्ठा हो जाएगा ये सब, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो यहीं पे बैक्टीरिया जम जाएगा, ठीक है। ये है एल्गी, ये है एल्गी, ये है एल्गी का सस्पेंशन, ठीक है। देखो कितना स्मार्ट बुद्धि है इन लोगों का, ठीक है। चलो, okay. The bacteria were used to detect the sites of O2 evolution. He observed that bacteria accumulated mainly the region of blue and red light, यानी कि blue और red light में ज्यादा जमा है, ठीक है। इसीलिए ही तो बोला गया है, क्या क्या बोला गया है, थोड़ी देर में बताता हूँ। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज thus described, यानी कि ब्लू और रेड लाइट के अराउंड ही ज्यादा होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, यही होता है रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, ब्लू और रेड लाइट के प्रेजेंस में ही ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। बाय द मिडल ऑफ 19th century photosynthesis, the key feature of known carbohydrates from CO2 and water, plant could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water, इनकी लाइट एनर्जी को यूज करके CO2 and water बनाएगा, सॉरी CO2 and water के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बनाएगा लाइट एनर्जी को यूज करके। ये था एम्पेरिकल फॉर्मूला, फिर एम्पेरिकल इक्वेशन जिसके अंदर कुछ ज्यादा C6H12O6 ऐसा नहीं दिखाया गया है, CH2O होल N, अभी N कैसा होता है ये उन लोगों को तब नहीं पता था, ग्लूकोज कैसा दिखने में होता है ये तब उन लोगों को नहीं पता था, एक 6 कार्बन शुगर अभी पता है। फिर एक माइलस्टोन अचीव हुआ जब फोटोसिंथेसिस, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने एक एग्जाम प्रिपेयर किया, कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या किया, एक पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में एक स्टडी किया, क्या किया, लाइट डिपेंडेंट एक रिएक्शन करवाया इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम ए सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उसमें H2O नहीं लिया गया, H2O के जगह में कुछ एक लिया गया, उसको A से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में CO2 को क्या किया गया, CO2 को उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया लाइट के प्रेजेंस में, ये देखने के लिए कि ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, CO2 से आ रहा है या फिर H2O से आ रहा है। ये पता लग गया कि H2O से ऑक्सीजन आ रहा है, H2S का रिएक्शन करवाया था इन्होंने, ठीक है। कौन सा लिया था, H2S का हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ A बन गया, CH2O बन गया और H2O बन गया, क्यों, क्योंकि H2A लिया था इसीलिए A यहाँ पे उन्मुक्त हो गया, बाहर निकल गया। इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर, इसीलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन कौन दे रहा है, H2 दे रहा है, एंड ऑक्सीडाइज टू O2, O2 भी कौन दे रहा है, H2O दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात, हाँ कि ना बोलो बच्चा पार्टी। Some organisms do not release O2 during photosynthesis when H2S instead of hydrogen donor for purple green sulfur bacteria. Purple green sulfur bacteria में हाइड्रोजन डोनर के प्रेजेंस में कौन सा हाइड्रोजन डोनर होता है, H2S होता है, नॉट O2, O2 नहीं होता है, वो लोग H2S लेते हैं, H2S लेके काम करते हैं, H2O नहीं ले सकते, ठीक है।
He inferred O2 evolved from by the green plant comes from H2O and not from carbon dioxide. Later he proposed by using रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक्स उन्होंने ये इक्वेशन दिया जो कि एम्पेरिकल इक्वेशन नहीं है, जो कि पूरा सटीक इक्वेशन है। 6CO2 plus 12H2O, C6H12O6, 6 molecules of H2 and 6 molecules of O2, जहाँ पे ये है ग्लूकोज, जहाँ पे ये है वाटर, जहाँ पे ये है ऑक्सीजन एंड ये है ग्लूकोज। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर। ठीक है, एंड दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक। Note that this is not a single reaction but description of multiple reaction, यानी कि not a single reaction but not single but multiple is there। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है ये तुम लोगों को अभी पढ़ना है। कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है देख लो। You would recollect from previous unit that mesophyll cells, पत्ते के अंदर mesophyll cells होता है। In the leaves have a large number of chloroplast, पत्ते के अंदर जो mesophyll cells होता है उसके अंदर large number of chloroplast is present। Large number of chloroplast is present. Usually the chloroplast align themselves along the wall of mesophyll cells। ऐसे दिखने वाला mesophyll cells होगा, उसके अंदर क्लोरोफिल ऐसे खुद को अरेंज कर लेगा, लाइट आएगा, रिएक्शन करेगा, पत्ता खाना बनाएगा, एनर्जी को खाने में स्टोर कर लेगा और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। वो ऑक्सीजन हम लोग ले लेंगे, सिंपल। ठीक है, सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट ले पाए, वो अच्छे से ले पाए। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्राना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्राना का मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसके अंदर PS1 और PS2 होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये रहा स्ट्रोमा, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो जलीय पदार्थ मैट्रिक्स है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, वो है ये। ठीक है, ग्राना है ये जो कि बटन लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे। स्ट्रोमा लेमेली है ये, आउटर मेम्ब्रेन है ये और इनर मेम्ब्रेन है ये। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इज ए बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट कौन सा मेम्ब्रेनस? बाई मेम्ब्रेनस, यानी कि दोनों मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। स्ट्रोमा लेमेली क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, ग्राना क्या होता है, सब कुछ तुम लोगों को मैं धीरे धीरे बोलूंगा। यानी कि स्ट्रोमा का एक लेमेली होता है, ऐसा एक पर्दा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्राना, ये होता है ग्राना। ओके, समझ में आ गया मेरी बात? बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बोलो हाँ कि ना। ठीक है, चलो। such that they get the optimum quantity of light. Okay, you must have studied in chapter 8 within the chloroplast there is a membranous system consist of grana, the stroma lamellae and the matrix stroma। यानी कि स्ट्रोमा का मैट्रिक्स होगा, स्ट्रोमा का लेमेली होगा, यानी कि जो स्ट्रोमा को लेमेली स्ट्रोमा लेमेली क्या है? स्ट्रोमा और एक मतलब देखो, ये जो ग्राना है और ये जो ग्राना है इसका कनेक्ट करेगा स्ट्रोमा लेमेली। लेमेली का मतलब होता है पर्दा, और मैट्रिक्स स्ट्रोमा यानी कि स्ट्रोमा का जो जलीय पदार्थ होगा जो कि मतलब उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2 इज प्रेजेंट। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर अलग अलग चीजें प्रेजेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट का काम करता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक बहुत ज्यादा अच्छा, जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल सब्सटेंस है जिसके अलावा पूरा दुनिया मर जाएगा। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारा काम होता है, इसीलिए लेबर को डिवाइड किया जाता है, काम को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, जो स्ट्रोमा लेमेली ये सब कुछ है, ये क्या करेगा? लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। एंड ऑल्सो द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का सिंथेसिस करेगा। एंड NADPH, निकोटिनामाइड, एडेनोसाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट विद प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर, यानी कि स्ट्रोमा के अंदर कुछ एंजाइम्स के प्रेजेंस में शुगर बनेगा, which in turn form starch। The former set of reactions since they directly light driven are called light reaction, यानी कि light reaction क्या होता है? जहां पे कि ATP और NADPH बनता है। और डार्क रिएक्शन कौन सा होता है? जो कि ATP और NADPH को यूज करके शुगर बनाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि CO2 निकलेगा, CO2 से ही शुगर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? हाँ कि ना बोलो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मेम्ब्रेन सिस्टम से ही लाइट रिएक्शन होगा, यानी कि स्ट्रोमा लेमेली इन सब से लाइट रिएक्शन होगा। तो इसी को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है।
और नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन जो होता है डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है कि एटीपी और एनएडीपीएच जो कि शक्ति का एक फॉर्म होता है। एनएडीपीएच क्या होता है? एक चेक का फॉर्म, डायरेक्ट कैश नहीं, जिसको कैश में तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो, एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हो। और एटीपी क्या है? डायरेक्ट कैश, जो कि तुम लोग डायरेक्ट खर्च कर सकते हो। ठीक है, ओके, समझ में आ गया मेरी बात? तो हेंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, जो कि कहाँ होगा? जो कि कहाँ होगा? जो कि कहाँ होगा? स्ट्रोमा में होगा। ओके, स्ट्रोमा में होगा। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में होगा। ओके, ओके, चलो जल्दी से। ओके, चलो, however they should not be constructed to mean that they occur in darkness, यानी कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये कतई नहीं है कि वो डार्कनेस में होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि लाइट रिएक्शन में फोटोन के प्रेजेंस में जो बन गया है उसको यूज करके हम लोग अब शुगर बनाएंगे, उसका एनर्जी को यूज करके। दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। चलो, आज का लेक्चर इतना तक ही था। आई होप कि तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और नीचे लिख दो #complete। ठीक है, #complete। आई एम शुगर सर यार, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। साइनिंग ऑफ।